नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और बहुत दिनों बाद हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन विनोद। नमस्ते सर। और हम तो नमस्ते देखिए आपके पूरा श्रोताओं को भी। कवर्ड अप बैठे हुए हैं एंड ही इज सिटिंग इन नाइस वार्म क्लाइमेट। वार्म नहीं है सर, 19 डिग्री है आज सुबह। आप तो ये हम क्या गर्म तो होने वाले हाफ हैं। हाफ स्लीव शर्ट पहन के बैठे हुए हैं तो हमें लगा कि साहब बहुत अच्छा गरम वरम होगा। तो विनोद जी से आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। और पिछली बार जब पद्मनाभ स्वामी लॉक लगा था F-35 पे तो हमने कई बार बात की थी, लेकिन साहब वो पद्मनाभ स्वामी लॉक काम कर गया क्योंकि कर गया फाइनली इंडिया रिजेक्टेड F-35 एंड चोजन रफाल 114 रफाल ऑन द कार्ड्स। हाउ डू यू रीड दिस? सर। इनफैक्ट मैं ये आग्रह करूंगा आपके जो चाहने वाले हैं, हमारा वो एपिसोड जाकर के देखें, क्योंकि हमने दोनों ने मिलकर ये भविष्यवाणी की थी कि F-35 कहीं आ नहीं रहा है। सिंगल इंजन बीटॉल फाइटर जो है हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठ नहीं रहा है। दो रीजन हमने उस समय बात की थी, बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई थी इस पे। सिंगल इंजन बीटॉल इंजन फेलियर मतलब कंप्लीट फेटल एक्सीडेंट है, मतलब उसमें से बच निकलना ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, क्योंकि आप डेडमैन कर्व में हो और आपके पास दूसरा इंजन नहीं है। जबकि नॉर्मल वीटॉल जो है एक इंजन तुरंत कट इन कर जाता है व्हेन वन इंजन फेल्स। दर्शकों को बता दूं कि वीटॉल का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सॉरी, हाँ, वर्टिकल टेक We are वर्टिकल टेक talking ऑफ। to laymen, not among us, just ourselves. आई नो, सॉरी। तो मैं एक्सपैंड भी करता रहूंगा। तो मैं आग्रह करूंगा जरूर जाकर के वो एपिसोड देखिए, बहुत अच्छा एपिसोड है जो पद्मनाभ स्वामी मैं लॉक लिंक वाली। डाल दूंगा इसमें नीचे, मैं इसमें लिंक हाँ। डाल दूंगा नीचे। तो पद्मनाभ स्वामी लॉक जो था वो F-35 में ऐसा लगा कि बेचारा F-35 फेल हो गया इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ग्रेट प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। साहब वो 150 से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, लेकिन अब तो सब लोग जो है अब तो नेटो से भी अलग हो रहे हैं, तो फिर तो लेने वाला ही कोई नहीं रहेगा। हाँ, इतना बिल्कुल। एक्सपेंसिव जहाज कौन लेगा बेकार नहीं, में? एक्सपेंसिव भी और कारगर भी तो नहीं है। आप जी बैंक फॉर द बक नहीं है सर। आप 110 मिलियन दे रहे हैं तो उसका वर्थ भी तो हो। ये जो F-4 और F-5 जो लेने वाले हैं, जिसका कंफर्मेशन हो ही गया, मैक्रो साहब आ रहे हैं, उसी दिन डील साइन हो जाएगी। तो ये F-4 और F-5 जो हमारा वर्तमान रफाल है उससे कुछ अलग है क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, दो चार चीजें हमें समझना जरूरी है। पहली बात, जो करंट रफाल है हमारे पास, जो 26 रफाल एम में है, वो जो है, रफाल एम तो रफाल मरीन है, इधर तो अपना नो, अलग है ना 26 रफाल। जो हम मरीन जो ले रहे हैं ना, हम्म। वी आर बाइंग मरीन ऑल्सो, नो। मरीन इज नेवी। सेपरेट फ्रॉम दी 114। एयरफोर्स वाले इट इज 114 से अलग है। प्लस अभी 114 से हमारे पास 36 जो है वो एयरफोर्स के पास है अभी, आज आज की डेट और 26 हमने नेवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। में नेवी के लिए किया है। हाँ। तो we have a substantial fleet of Rafale in the, I mean, Indian Armed Forces. And सबसे बड़ी बात यह है कि रफाल की जो मॉड्यूलैरिटी, आई हैव सैट इन अ रफाल, आई हैव सीन द रफाल फ्रॉम अप क्लोज। अभी नहीं, जब ये डिस्प्ले के लिए लाए थे पालम में, दिस वाज आई थिंक मिड 2000 के आसपास। तो आई मीन रफाल को नजदीक से दिखाया नहीं गया अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को, मे बी फॉर अ रीजन। बट रफाल अपने आप में, इनफैक्ट मैंने एक रेजोनेंट न्यूज है ऐसे किसी चैनल पे, इस पे एक पूरा एपिसोड भी किया था हमने इस पे। रफाल में बहुत सारी चीजें जो हैं बड़ा आसान है करना। इंजन चेंज 50 मिनट में चेंज हो जाता है। ओह, ऑन या उसका नीचे के जो डोर, जैसे मिग-21 या मिग-27 ऐसे जो रशियन जहाज हैं, उनको आपको दो टुकड़ों में अलग करना पड़ता है। पहले द रियर फ्यूसलाज अलग हो जाता है, फिर वो इंजन निकलता है, फिर फ्यूसलाज अटैच होता है, फिर जो कि एयरफ्रेम दो बार अलग अलग हो चुका है, तो उसको आपको टेस्ट फ्लाइंग करनी पड़ती है। देन आप उसको नॉर्मल फ्लाइंग में ले सकते हो। तो लगभग लगभग 7 दिन से 15 दिन चला गया, समझ लीजिए।
7 डेज कहाँ है अगर आप उसी पे लगे रहेंगे, बट वो एक ही जहाज पे तो नहीं लगे रहेंगे, आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से जाएंगे। तो 12-15 दिन चला गया। उसके ऑपोजिट में आप देखते हैं रफाल को 40-50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा। इनफैक्ट टर्न अराउंड सर्विसिंग जिसको हम कहते हैं ना, एक मिशन करके जब आ जाता है जहाज, जब आप तेल भर रहे होते हैं, बाकी चीजें, वेपन्स वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, उसी दौरान टर्न अराउंड सर्विसिंग के समय ही इंजन चेंज हो जाता है। इतना आसान है उसका चेंज करना, क्योंकि थ्रस्ट जो कन्वर्जन है टू द फ्रेम। सो दर्शकों को मैं बता दूं, इंजन सिर्फ थ्रस्ट ही नहीं देता है। जब हवाई जहाज डिसलरेट हो रहा होता है, जो ड्रैग भी इंजन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब हवाई जहाज को आगे धकेलने भी धकेलने में भी इंजन काम आता है, और हवाई जहाज को रोकने में भी काम आता है। कैसे काम आता है? जैसे अब हम थ्रस्ट बंद कर देते हैं, तो उसका जो आगे का पंखा जो है, वो अभी थ्रस्ट ना प्रोड्यूस करके वो ड्रैग प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो आगे पीछे जाने की जो प्रतिक्रिया है, वो एक पिन है हवाई जहाज के और अंदर, जो इंजन के अंदर जाके मीट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं किंग पिन। जो वर्ड किंग पिन जो है, यहां से आया है। तो एक पिन है और 4 टायरॉइड्स हैं, बाकी एक कंप्यूटर कनेक्शन है। इतना आसान है इसका इंजन को फिट करना। और इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी कंबाइंड रहेगी, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स, सबका एक कॉमन मेंटेनेंस फैसिलिटी, जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन मेंटेनेंस फैसिलिटी है, वो कॉमन रहेगी। और सबसे उम्दा बात ये है, ये ऑक्सीजन ऑन बोर्ड प्रोड्यूस करता है। आज के तारीख में अगर मिराज 2000 की लिमिटेशन अगर कुछ है, वो है पायलट ऑक्सीजन, क्योंकि हम कंप्रेस्ड ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और जब हम हाई ऑल्टीट्यूड उड़ान करते हैं तो वही ऑक्सीजन ब्रीदिंग में भी इस्तेमाल में लेते हैं, और उसी ऑक्सीजन से हम अपना जी सूट भी फुलाते हैं। तो डबल कंजम्पशन है उसका। और जी सूट एक बार फूलने के बाद, जब जी सूट जो एंटी जी सूट, जिससे हम जी लॉक, ग्रेविटी इंड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, फूलने के बाद वो फिर ओवरबोर्ड चला जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब उसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। तो मिराज 2000 में ये एक थोड़ी छोटी सी ये कमी है, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन ही ले जा पाते हैं आप, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा पाते हैं। इसमें ओबॉक्स है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन रेंडरेंस सिस्टम। सो और उस इसके अलावा सबसे बड़ा एक पेक्यूलियरिटी अगर एयर पावर की बताऊं, वो है बेस डिपेंडेंसी। तो हवाई जहाज जो है बेस पे डिपेंडेंट रहता है, वेरेस फ्रेंच रफाल को कम से कम बेस डिपेंडेंसी में के नजरिए से बनाया गया है। इसका ये अच्छा। मतलब इसका ये मतलब, जब आप उतरले में थे सर, हम उतरले से जैसलमेर जाने से पहले हमारा 4 या 5 ट्रक उतरले से बाड़मेर से जैसलमेर जाता था, जिसमें लैडर्स होते थे। फिर स्टार्टिंग जो अप्पा सुना होगा आपने, APPA। तो आप कोशिश कीजिएगा, एक अप्पा का एक अप्पा इज अ ट्रक, ठीक है? तो बड़ा रशियन ट्रक है वो, राइट हैंड जिसके ड्राइव, अंदर सॉरी लेफ्ट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव, जिसके अंदर एक बड़ा सा इंजन है। और अप्पा, आप विश्वास नहीं करोगे, आई थिंक 1 लीटर पेट्रोल में वो आधा किलोमीटर का उसका एवरेज होता था। अप्पा का क्या काम था? हवाई जहाज को स्टार्ट करना। तो अप्पा के बिना आपका अप्पा जप्पा डब्बा हो जाता था। तो अप्पा को पहुंचना है वहां, तो जैसलमेर से, सॉरी, बाड़मेर से जैसलमेर जाने में पहले वो देवीकोट में तेल भरेगा, फिर शिव में तेल भरेगा, फिर जैसलमेर पहुंचेगा वो। तो इस तरह का था वो अप्पा। अप्पा के बिना स्टार्ट नहीं होता था मिग 21। हम अभी खुल के मिग 21 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी फेस आउट हो चुका है। हाँ तो जैज चला गया। हाँ, अब तो, बाय हाँ, बाय तो हो खत्म हो गया, तो बाय बाय हो गया। तो हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्पा के बिना नहीं स्टार्ट होता था। वेरेस फ्रेंच रफाल जो है, एक बटन स्टार्ट है, बिल्कुल कार की तरह। गया। ओके। जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन, इट स्टार्ट्स। फॉरगेट द लैडर। उसमें इनबिल्ट, जैसे F-35 में लैडर है साइड से,
उसी तरह रफाल में भी अपना लैडर है। बटन दबाने से लैडर आ जाता है, पायलट बाहर निकल के अपने हवाई जहाज के लैडर से ही नीचे उतर जाते हैं। तो बेस डिपेंडेंसी कम से कम रखा गया है और हमारे यहाँ प्रोड्यूस होगा। और एमका थोड़ी दूर है, और एमका और रफाल का कोई, इट्स नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन जैसे कहते हैं। तो हमारा एमका प्रोग्राम में भी कोई बाधा नहीं होने वाला है। ये एम का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा। दूसरा जो इसके साथ में आया है कि साहब की वो सैफरान जो है वो आपको मिल रहा है, करेक्ट, एमका के लिए। सीसीएस पे पहुंच गया। हाँ तो फिर ये हमारा G404 का जो है इसका क्या होगा? सर, इसको एक बहुत दुख की बात ये है, इसको ट्रम्प साहब जो है एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी बेवकूफी है ना, ही इज लूजिंग लेवरेज। He is gaining leverage now, but he will eventually lose complete leverage. हाँ It is like saying मैं भाई, ये you know वन ऑफ द मेजर रीजंस कि F-35 वाज आउटराइटली रिजेक्टेड वाज द बिहेवियर ऑफ यूएसए। एग्जैक्टली, मैं गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ और मेरे इलाके में सपोज एक ही गोलगप्पे का दुकान है। गोलगप्पे वाला बोलेगा नहीं, आज से 20 रुपए कर दूंगा। मैं हो सकता है उस दिन खा लूं, अगले दिन खा लूं, लेकिन मैं तीसरे दिन में विकल्प ढूंढूंगा 10 रुपए वाले गोलगप्पे के लिए, और जो नखरे नहीं करता हो सकता है उस गोलगप्पे वाले को मैं अपने इलाके में लगा दूं, हो सकता है उसको पैसा भी मैं ही दूं। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि आज के तारीख में हम मजबूर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा एलसीए प्रोग्राम कंप्लीटली G404 के इर्द गिर्द बना है। और उस समय जब बन रहा था, हम हमारा जो इंजन का प्रोग्राम जो है स्टॉल कर दिया गया या हो गया, या उसके इंजीनियर्स को ये लोगों ने पोच कर दिया, जो भी है, चलो वो तो हिस्ट्री है, वो खत्म हो चुका है। उस समय क्रेडिट देना पड़ेगा जीई को। जीई आगे आए और हमें इंजन दिया इन्होंने। हम रोल्स रॉयस के पास गए, उस समय जो अभी सफरान जिसको कहते हैं, उसका उस समय स्नेकमा हुआ करता था, स्नेकमा के पास गए M80 या M88 इंजन के लिए। उन्होंने ऐसा रेट कोट किया कि स्नेकमा को छूना मुश्किल हो जाता। उस समय फ्रेंच वालों ने जो G404 के मुकाबले 4 या 5 गुना उनका रेट था। इट वाज टू एक्सपेंसिव। नहीं तो हमें मिराज 2000 में जो लगा हुआ है इंजन, वही इंजन हमने शुरू में हमने वही सोचा था, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी वगैरह इंडिया में है और महारत हासिल है हमें ब्लेड वगैरह अभी चेंज करने में। वो उसकी जो M सीरीज का ही होगा पहले, अभी तो M88 यूज करते हैं रफाल हाँ, में। तो एम सीरीज का ही होगा और यहाँ बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो पता नहीं ये ब्राइट आइडिया उस समय किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया, आत्मनिर्भर भारत वाली जो ब्राइट आइडिया है, इट्स अ वेरी ब्राइट आइडिया। इनफैक्ट हमारे आपके बाद या हमारे आपके बुढ़ापे तक संजय जी, इस आत्मनिर्भर भारत पे शायद किताबें लिखी जाएंगी या फिर उसको एक हिस्टोरिक मूव के तहत देखा जाएगा, क्योंकि the amount of fillip it has given us in many fields is, उसका फ्रूट अभी हमें लेना बाकी है। ले रहे हैं, बट ये पेड़ बहुत बरगद के पेड़ की तरह बहुत बड़ा होगा, और उसके इर्द गिर्द जैसे बरगद बड़ा होने के बाद इर्द गिर्द अपना जड़ें जमा लेता है, उस तरह का जो अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत अच्छी तरह पनपेंगे इस आत्मनिर्भर के इर्द गिर्द। तो सफरान ये के जो इर्द गिर्द। सैफरान का जो डील फाइनल हो रहा है और मेजरली इंडिया में बनेगा वो, उसमें ये भी ऑफर है कि भाई दे कैन गिव अस 100 किलो न्यूटन वैरायटी फॉर मार्क 2, तेजस मार्क 2। तो तेजस मार्क 1 414 का रिप्लेसमेंट देने को तैयार है वो। लेना और भी वही भी चाहिए। कह रहे हैं कि साहब हम कस्टम बिल्ड कर देंगे, उसी डायमेंशंस में उसी बना टाइप देंगे। पॉइंट्स, उसी बिल्कुल, बिल्कुल। उसी टाइप पॉइंट्स, उसी किंग पिन के साथ। इनफैक्ट सर, इसका जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन जब हुई थी, मैं जब यूनिफॉर्म में था, तो ये मुहिम जो है टू ब्रेक अवे फ्रॉम जी, आज का नहीं है।
और ट्रम्प साहब को इसके बारे में इल्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तो ना मुंह उठा के चले गए मैक्रोन के पास कि भाई इंजन दे दो। नहीं, हमारा इंजन, ऑल्टरनेटिव इंजन की जो मुहिम है आज से 7-8 साल पुराना है, जब ट्रम्प साहब कुर्सी पे भी नहीं थे। तब से हम इसके पीछे काम कर रहे हैं। ये भी दर्शकों को समझना जरूरी है। इट इज नॉट समथिंग विच वी हैव डन ओवरनाइट। वो ओवरनाइट भी आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको कस्टम बिल्ड करके देंगे। नो, एंड फ्रेंच आर नॉट लाइक दैट। दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वो कंसल्ट करते हैं अपने इंजीनियर्स को, अपने ओईएम को। ये मैं प्रॉमिस करने से पहले मैं क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ कि नहीं। एक बार कोई देश प्रॉमिस कर देता है तो खरा उतरना जरूरी है। नॉट लाइक ट्रम्प, कुछ भी बोल देते हैं आज और कल मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। और बोलते हैं रुको रुको, मेरे को खिड़की से अपना ऑडिटोरियम देखना है। पागल आदमी है। So, मतलब states मैं में तो कहूंगा कि यूएस के ऊपर कर्ज है। पहले बाइडेन, पहले ट्रम्प, फिर बाइडेन, फिर ट्रम्प। हाँ, और कोई ऐसा ढंग का आदमी भी नहीं दिख रहा है जो समझदार हो और किसको जो है वो करेक्ट और हैंडल इतना कर सके। मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है, उसके खिलाफ आपने एक फीमेल को उतरा, कैसे वो जीतेगी बताइए। दोनों बार ट्रम्प जीता दोनों बार। सिर्फ प्रतिद्वंदी एक लेडी होने के चक्कर में। उनको ये आकलन नहीं कर पाए कि कुछ भी हो, इनके गले में वो नहीं उतरेगा। क्योंकि 1940 या 44 में तो वुमेन को वोट करने का मौका मिला वहां। और all said and done, with all talk of democracy and everything, it's a deeply racist and chauvinistic society. Absolutely. Chauvinistic first and racist next. करेक्ट। अच्छा, That's the अब जो fact. है ये अब रफाल आ गए साहब और बहुत सारी चीजें हो गई। अब इसके साथ में जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जिसकी बात लगातार चल रही है, और उसमें मैंने देखा साहब, तो ये बताएं कि ये जो नए फिटमेंट्स आ रहे हैं, ये प्रलय क्या चीज है साहब? ये व्हाई इज दिस बीइंग टॉक्ड अबाउट सो मच? इज इट समथिंग लाइक ओरेस्टिक? Orushnik का मैं, I mean, without using that word, I have to say this कि सोच रहा हूँ मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं। ये ओरिशनिक का बाप है। ओरेस्टिक का बाप है? हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इसमें ओरिशनिक, ये तो हेडलाइन हो गई कि साहब कि प्रलय ओरेस्टिक का बाप। देखिए प्रलय का जो वॉरहेड का क्षमता देखिए आप, हाँ। 1 टन तक वॉरहेड ले जाता है। और अब ओरिशनिक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हम्म। ओरिशनिक का बाप क्यों कह रहा हूं मैं, इसकी 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है वेरिएबल वॉरहेड वेट। नाउ वेरिएबल वॉरहेड वेट हमको दर्शकों को समझाना जरूरी इसलिए, देखिए कोई भी मिसाइल, आप इसको मिसाइल समझ अच्छा, लीजिए, ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है? या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। री एंट्री के बाद you cannot predict its path and use a anti-ballistic missile to intercept. तो एबीएम कैसे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है, क्योंकि मैं उसका सेक्रेटरी था, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग लॉन्च फेज हम उसका ट्रेजेक्टरी की आंकलन कर लेते हैं। उसके बाद हम री एंट्री के बाद हमें मालूम है कि फलाने जगह पे वो री एमर्ज करेगा, री एंटर करेगा, वहां पे हम इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का। नाउ ये जो एंट्री के टाइम में जो इसकी ट्रेजेक्टरी है हम लॉन्ग रेंज रडार से पता करते हैं। और लॉन्ग रेंज रडार जो कि भूगोल है, तो वो जो लॉन्ग रेंज रडार है वो इस मिसाइल को 100-150 किलोमीटर के बाद ही देख पाता है, क्योंकि भूगोल है। इस पोर्शन में वो मिसाइल को देख नहीं पाता है जब तक कि उसके लाइन ऑफ साइट में नहीं आ जाता। तो लोग पूछते हैं कि ये लॉन्ग रेंज रडार से हम हवाई जहाज क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज रडार वो ओवर द होराइजन नहीं देख पाता। इट इज नॉट एन ओटीएचपी रडार। तो जब वो देख लेता है लॉन्ग रेंज रडार जो हमारे पास है, जिसका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, वो जब देख लेता है
और वो उस ट्रेजेक्टरी को आंकलन कर लेता है, बट वहां नहीं इंटरसेप्ट कर पाएगा क्योंकि ये री एंट्री करेगा, पहले तो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा फिर वापस आएगा। जब लौट करके री एंटर करने के बाद हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं, इवन MIR भी हो तभी भी हम री एंटर उसको इंटरसेप्ट करके मार गिरा देते हैं। लेकिन ओर्सनिक हो लेकिन या हमारे पास प्रलय हो, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी तो है। सॉरी, एक्सोस्फेरिक मींस एटमॉस्फेयर से बाहर वो जाते भी हैं। है, वो भी है, बट सर वो दैट इज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ री एंट्री और ड्यूरिंग री एंट्री है, ओके। MIRV के स्प्लिट होने से पहले। बट इसमें क्या है, इसमें ट्रेजेक्टरी चेंज इस तरह से इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि ABM नाकाम हो जाता है, ओर्सनिक में भी है, ABM नाकाम हो जाता है, जिस वजह से पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ओर्सनिक मारूंगा, आप मुझे इंटरसेप्ट करके दिखा दो। और मैं बता के मारूंगा कि यहाँ पे मारूंगा। बट हाँ, ये भी बताऊंगा कि मैं फलाने टाइम पे मार रहा हूं और फलाने जगह पे मार रहा हूं। जैसे दादा लोग नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते हैं, बोल के मारते क्या है कि जानी, और मारने अपन का टाइम भी टाइम भी अपन हमारा चलेगा, होगा, जगह भी गोली भी हमारी होगी, होगी। जगह भी हमारा होगा। वो वाली स्टाइल है राजकुमार की। राजकुमार, तो बिल्कुल राजकुमार स्टाइल है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमें दर्शकों को समझाना जरूरी है। देखिए, जो वेरिएबल वेट वॉरहेड इज नॉट इजी टू अचीव, ये मैं समझा दूं आपको। 750 किलो से लेके 1 टन तक वॉरहेड जब ले जाते हैं मिसाइल में, जब इस क्लास के मिसाइल में आप 50, 60, 100 किलो भी आगे पीछे जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिसाइल की बदल जाती हैं। उसका हाँ, स्टेबिलिटी उसका बदल तो पूरा जाता है, उसका फ्लाइट पाथ ही बदल जाएगा ना फिर तो। बदल जाता है, वॉबल बदल जाता है। अगर ये टेक्नोलॉजी हमने हासिल किया है, कैसे किया है, हम उसकी जगह फ्यूल डालते हैं। सो इट इज अ वेरिएबल वॉरहेड, वेरिएबल फ्यूल। अगर दूर वहां मारना है मुझे, मैं 500, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डालना है, फ्यूल इज सॉलिड और लिक्विड? फ्यूल सॉलिड, सॉलिड फ्यूल, बिकॉज फाइनल एंट्री जो इनिशियल बूस्ट अगर लिक्विड फ्यूल में भी डाल सर, लिक्विड फ्यूल प्रॉब्लम इज स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ये 2 मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लिक्विड से सॉलिड गए। सॉलिड में सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपोर्टेबिलिटी का, हेडेक ही नहीं है। लिक्विड फ्यूल जब लेके जाते थे हम पहले, SAM-2 आपको याद होगा, आपके टाइम पे आप वो ORP के पास आए होंगे तो आपने देखा होगा SAM-2। SAM-2 वाज लिक्विड फ्यूल। SAM-2 का जो फ्यूल हम एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते थे, उसके इर्द गिर्द 50-100 मीटर लोगों को हटा देते थे और रात में ले जाते थे, क्योंकि उसकी एक्सप्लोसिव पावर इतनी है कि गलती से वो आग लग जाएगा तो पूरा इलाका खाली हो जाएगा। एनीवे, तो अब आपका जो वेरिएबल फ्यूल, वेरिएबल वॉरहेड गिव्स यू वेरिएबल रेंज। आई डोंट नो वेदर ओशनिक हैज दिस कैपेबिलिटी। ओशनिक का बाप बोलने का सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा था। सेकंड इज, आई रियली डोंट नो वेदर ओशनिक हैज डिस्मैक। So DISMAC is the बाप of TERCOM, टेरेन कॉन्टूर मैपिंग। समझाइए। जो, हाँ, टेरेन कॉन्टूर मैपिंग हुआ करता था एक, अभी भी है, जो यूएस का एक टॉमहॉक मिसाइल है। हाँ, बहुत उसके बारे में चर्चा हुई है और ट्रम्प वो तो साहब क्रूज टॉमहॉक मिसाइल है। को, है, क्रूज मिसाइल वो है, तो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल। टॉमहॉक क्या करता है, टॉमहॉक इवन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में बहुत बखूबी काम करता है। कैसे? बट टॉमहॉक सिर्फ दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता है। टॉमहॉक क्या करता है, जो आपके सामने का जो इलाका है और उसके मेमोरी के जो इलाके हैं, उसको 2D में मैप करके वो अपना दिशा और वो सब नेविगेशन करता है। टेरकॉम, टेरेन कॉन्टूर मैपिंग, टेरेन के कॉन्टूर के हिसाब से मैप्ड डेटा के साथ वो फॉलो करता है। डिस्मैक इज डिजिटल स्क्रीन एलिवेशन के साथ मैप करता है। सो डिस्मैक रहित मिसाइल्स दुनिया में बहुत कम है। डिस्मैक गिव्स यू
कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। डिस्मैक मिसाइल को आप मार्स में या टाइटन में या फिर मून में कहीं भी मारिए, उस एरिया का आपको मैप आपके पास होना चाहिए बस। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन एट ऑल। सो डिस्मैक अवेलेबल है प्रलय में। दूसरा, उसकी सीईपी देखिए, सीईपी इज लेस देन 10 मीटर्स, जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। तो 10 जो मीटर से बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तो वो तो काफी ज्यादा बहुत होता बड़ी है, बात 100 मीटर्स होता है। 300 मीटर्स, जो 100 बोलते हैं वो 300 के आसपास भी काम कर जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ। हम 10 मीटर की बात करते हैं। और जभी भी मैंने अच्छा है कि बुरा है, आई डोंट नो, बट जभी भी भारत ने कोई चीज क्लेम किया हो, हमने ओवर परफॉर्म ही किया है, कभी अंडर परफॉर्म नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, हम बड़ा चढ़ा के क्लेम नहीं किया है, अभी नहीं, कभी भी। हिस्टोरिकली वी हैव नेवर क्लेम्ड मोर देन इट्स कैपेबिलिटी। जैसे कहते हैं ना, मेरा मारुति जो है इन टेस्ट कंडीशंस 40 किलोमीटर देगा। ऐसा कभी हमने क्या बोलते हैं, कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। तो हम बोल रहे हैं 10 मीटर, तो जरूर 10 मीटर होगा ही होगा। तीसरा, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने लायक है। अब इसको भी मैं संक्षेप में समझा दूं। आप किसी भी वेपन मिसाइल में TNW कैपेबिलिटी जब लाते हैं, तो बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली बात, हैंडलिंग द न्यूक्लियर वॉरहेड इटसेल्फ। उसको आप मिसाइल में चढ़ाएंगे तो मिसाइल इटसेल्फ इज शुड बी, जो हैंडल करने वाले लोग हैं उन पे भी तो रेडिएशन नहीं आना चाहिए। तो मिसाइल को भी आपको स्ट्रेंथन करना होगा टू हैंडल द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट। सेकंड, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो वॉरहेड का इनिशिएशन प्रोसेस इटसेल्फ इज डिफरेंट। इट्स नॉट एन एक्सप्लोसिव। इट हैज टू हैव अ रनअवे कंडीशन एंड क्विक रनअवे कंडीशन। सो ये सारी चीजें इसमें हमने प्रलय में इनकॉर्पोरेट हुई। जिस नाम भी इन्होंने बहुत बढ़िया रखा है, प्रलय। प्रलय का ये मतलब है, इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स जा सकते हैं क्या? मल्टीपल वॉरहेड्स भी जा सकता है। इट कैन गो TNW प्लस कन्वेंशनल। एंड सबसे मजे की बात, एंड दिस इंफॉर्मेशन आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, सबसे मजे की बात, इट कैन रिलीज 2 different warheads or 2 हम तो different TNW रखते नहीं है ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हाँ, इससे ऑफिशियली। ओके, my साइलेंस। lips are sealed with the kiss. नहीं, हम नहीं रखते हैं। नहीं, हम हम भले उसके लोग बारे में बात ही नहीं करते हैं, रखने की बात तो दूर है। क्या बताइए। कभी कभी हो जाता है धोखे से, पता चला कि साहब कि वो किराना हिल्स उड़ गया या क्या उड़ गया, हमें पता ही नहीं था। किराना हिल्स में किराना उनका हिल्स उड़ न्यूक्लियर गया और हमें पता फैसिलिटी ही है। नहीं चला। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। दैट वाज क्लासिक। आई डिडंट नो, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। देखिए, आपको याद होगा जब 2025 जो परेड हुआ था, रिपब्लिक डे परेड, उसमें हमने पहली बार ये प्रलय दिखाया था। उसके बाद तहलका मच गया जो पाकिस्तानी मीडिया में। उस पूरे परेड के जो चीजों की आंकलन कम हुई, प्रलय की आंकलन ज्यादा हुई। जस्ट यहाँ तक किसी ने बोला ये दोजक मिसाइल है। ये लोगों को दोजक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप सिंदूर में तो गैर दो जखियों ने ही काम कर दिया। वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, जस्ट बाय द वे, नॉट रिलेटेड टू दिस, ये वेनेजुएला में ये खबर आ रही है कि साहब की पता नहीं कौन सा सोनिक वेपन यूज कर लिया ये अमेरिकन ने। व्हाट इज दैट? नहीं, देखिए, वो आदमी जिसने इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, उसने ये जो इंटरवेंशन वेपन के बारे में शायद जानता नहीं है। ये बहुत साल से हमारे पास भी है, सबके पास भी है। इट इज अ नॉन लीथल वेपन कैटेगरी में आता है।
और नॉन लीथल वेपन का सबसे पहला जो एस्पेक्ट है नॉन लीथल वेपन का, विदाउट कॉन्टैक्ट, इज साउंड, जिसमें एक्सप्लोसिव है बट शार्पनर्स नहीं। उसका काम ही है कि प्रेशर वेव क्रिएट करना। यू में स्टन कर पंक्चर देगा। योर ईयर, हाँ, पंक्चर योर ईयर्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये लोग इनफैक्ट बहुत एक फेमस मूवी है जिसका नाम है हीट, अल पाचिनो एंड रॉबर्ट डी नीरो। उसके शुरू में दे आर इंटरवीनिंग और इंटरवेंशन करते हैं एक आर्म्ड जो पैसा वैसा ले जाने वाली जो गाड़ी होती है, तो उसमें ये वेपन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वो पुलिस वाले बाहर आते हैं, कान से खून निकल रहा होता है। अगर बहुत पास से पास फट जाता है इसका, इसका असर जो है ब्रेन में भी पड़ता है। इन द सेंस इवन योर ब्रेन सेल्स कैन डाई एंड कम आउट थ्रू योर ईयर्स। है तो अच्छा, खतरनाक वेपन। so not something that we don't know. It is, we don't know. But We don't Venezuelans, have, of course, had no idea. they had no idea because जिसने इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, आई डोंट थिंक उसने, he has an idea कि ऐसा वेपन, नॉन लीथल वेपन एग्जिस्टिंग है। दिस इज अ नॉन लीथल वेपन कैटेगरी में यूनाइटेड नेशंस ने इसको पूरा टिक मार्क दिया हुआ है कि इस्तेमाल किया जा सकता है वॉर में। ओके। अच्छा, तब चलिए आप, अब दूसरे जो है, अब रफाल आ गया, प्रलय आ गया, प्रलय के साथ साथ ब्रह्मोस 450 तो आप यूज कर ही चुके हैं, ब्रह्मोस 800 भी आ जाएगा तो 3 महीने में, वी हैव टॉक्ड एयर अबाउट लॉन्च्ड भी आ रहा है। एयर लॉन्च भी आ जाएगा, ब्रह्मोस एनजी भी आ जाएगा, ऑल दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब जरा ये आपके ये जो अस्त्रा सीरीज ऑफ वेपन्स है, जिसका टेस्ट हो रहा है, इसी महीने हो रहा है, अस्त्रा 2 अस्त्रा 2 का, और अस्त्रा 3 अनदर 3 months डाउन द लाइन। सो ऐसा ये अस्त्रा 2 अस्त्रा 3 के बारे में बताइए, एंड हाउ डू दे, एंड दिस इज ऑफ कोर्स एयर लॉन्च्ड बीवीआर एएएम। तो अभी जो बीवीआर एएएम के अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं कि साहब कोई PL-15 का कोई नया वैरायटी आ गया है, वो 400 किलोमीटर का है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हाउ इज द सिनेरियो इन दिस एंटायर बीवीआर एएएम स्पेस? इसको थोड़ा सा मैं हम, क्योंकि हमारा हमेशा टॉक हल्का सा क्या बोलते हैं टेक्निकल लीनिंग रहता है, ताकि लोगों को समझ में आए हम किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा टेक्निकल लीनिंग ही रख रहा हूँ ताकि लोग इस पे वापस आए, 2 बार आगे पीछे करके समझें इसको। देयर इज कोई भी चीज को अगर आप नियंत्रण में रखने के लिए आपको ओरिएंटेशन की जरूरत है। और दर्शकों को मैं इसको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम सब बचपन में हम ऐसे घूमते थे और खड़े होने की कोशिश करते थे, हम खड़े नहीं हो पाते। आज भी आप देखिए, आप 50 बार घूमिए और रुकिए, आप नहीं खड़े हो पाएंगे, आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ईयर के अंदर भी, कान के पीछे, जो पर्दे के पीछे भी 2 जाइरोस्कोप इधर और इधर, जिसके अंदर एक फ्लूइड है और वो सेमी सर्कुलर एससी कैनाल्स बोलते हैं उसको। उस फ्लूइड के अंदर छोटा सा बाल है और बाल के टिप में कैल्शियम है। तो वो बाल के टिप का जो कैल्शियम है और वो बाल के जो ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से हम अपने आप को स्थिरता देते हैं। हम अगर सीधे खड़े हैं सिर्फ इन सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से, अगर ये सेमी सर्कुलर कैनाल ना होता तो हम सीधे नहीं खड़े हो पाते। ये हमारा जाइरोस्कोप है। किसी भी चीज को नियंत्रण में रखने के लिए आपको जाइरोस्कोप की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग प्रलय या जो भी मिसाइल है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको अपने आप को स्थिर रखना होता है, तभी वो आगे पीछे दाएं बाएं जा पाएगा विद वन रेफरेंस। प्रलय में जो है, इट्स अ वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड द फॉग, फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप। इट इज नॉट RLG, रिंग लेजर जाइरोस्कोप नहीं है।
ओके। फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप है। फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ जायरोस्कोप। इनफैक्ट हमारे ड्रोन कंपनी में हम अभी एक फिक्स विंग प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसमें हम ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉग जायरोस्कोप। फॉग जायरोस्कोप आपको 4 फायदे देता है। सबसे पहला फायदा जो है उसकी जो नॉर्मल जायरोस्कोप को आप काम में लेने से पहले आपको उसको स्पिन करना होता है टू अ सर्टेन आरपीएम। वो स्पिन तीनों एक्सिस में, बट उसको स्पिन करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट है, उसको आपको 72 डिग्री पे लाना होता है, 72 प्लस माइनस 0.2 डिग्री। तो पहले वो उसके जो कैप्सूल है वो गर्म किया जाएगा या ठंडा किया जाएगा ताकि वो 72 डिग्री पे पहुंच जाए। फिर हम उसको स्पिन करते हैं। जैसे मिराज 2000 वगैरह में यही जायरोस्कोप है, स्पिनिंग जायरोस्कोप जो ओरिजिनली है। जब स्पिन करते हैं उसको परफेक्ट एक आरपीएम में तीनों जायरोस्कोप को लाना होता है ताकि वो प्लेटफॉर्म स्टेडी रहे। उस समय तक आप उस मिसाइल को हिला डुला नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द प्रेप टाइम ऑफ द मिसाइल। सो मिसाइल लादने के बाद हम बैठ जाते हैं ऐसे करके, हिलना भी मना है। मिसाइल का हवाई जहाज का ढक्कन खोलना भी मना है। हम ऐसे करके बैठ जाते हैं जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं आ जाए। पुराने वेपन्स की बात कर रहा हूँ। फॉग, वन स्विच ऑन, जायरोस्कोप इज रेडी। ओह ओके। आप देखिए 10 मिनट कहाँ और इंस्टेंटेनियस कहाँ। RLG, even RLG takes some time, रिंग लेजर जायरोस्कोप। इसके अंदर फॉग है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। Seems to be inspired from there. इंस्टेंटेनियस रेडी है। तो इसके अंदर फॉग आईएनएस है। दूसरा, फायर करते हुए आप मिसाइल वार्निंग, मॉस जिसको कहते हैं ना, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जो हवाई जहाज में मॉस होता है, रफाल में भी है, सारे जो मॉडर्न हवाई जहाज हैं उसमें मॉस है। मॉस क्या करता है, अपने तरफ आते हुए मिसाइल कहां से आ रहा है वो पता कर लेता है। कैसे? बेस्ड ऑन जो मिसाइल और हवाई जहाज के जो बातें होती हैं ऑन द डेटा लिंक, उस डेटा लिंक को पकड़ के वो बता देता है कि भाई ये मिसाइल आ रहा है तुम्हारे तरफ। सो डेटा लिंक ट्रांसमिशन शुरू में वो बूस्ट फेज में जो गर्मी है उसको पकड़ता है, लेकिन बीवीआर में वो मुश्किल है, क्योंकि बीवीआर में जो फायरिंग दर्शकों को बता दें, बीवीआर मींस बियॉन्ड विजुअल रेंज, एएएम इज एयर टू एयर मिसाइल। So we're talking about BVR AAM. जी। So BVRAM is beyond visual range air to air missile. तो शुरू के जो बूस्ट फेज में जो गर्माहट है वो मॉस पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आप फायर कर रहे हैं 300 किलोमीटर दूरी से। मॉस की इतनी रेंज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इतनी दूर से तो हजारों मिसाइल हजारों दिशाओं में वॉर में जा रही होंगी, तो उस सब को देख करके वो अपना ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस फेज में नहीं देख पाता। नाउ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आपके इर्द गिर्द जब पहुंचता है तो डेटा लिंक की जो ट्रांसमिशन है उसको लेकर के मॉस पकड़ता है। लेकिन ये जो अस्त्रा में जो है, इनिशियल लॉन्च आईएनएस में साइलेंट है। दुश्मन को ये भी नहीं पता लगेगा कि उसके तरफ मिसाइल आ रहा है। लास्ट मिनट में पता लगेगा, क्योंकि मिसाइल मिड कोर्स करेक्शन करता है अगर जरूरत है थ्रू डेटा लिंक। लास्ट में वो अपना रडार को ऑन करता है, दुश्मन को पकड़ता है और एक्सप्लोड होता है। इसकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है एस्त्रा की। जो एस्त्रा नेक्स्ट वर्जन है 350 किलोमीटर वाली, वो काफी लंबा मिसाइल है। मिराज 2000, रफाल, Su-30 ये ले जाएंगे। मेरा डाउट है कि तेजस ले जा पाएगा इसको, जो करंट तेजस Mark 2 का मालूम है। तेजस अस्त्रा 1 तो ले जाएगा। हाँ, अस्त्रा 1 ले जाएगा। अस्त्रा 2 is 250, 175 to 225, बट अस्त्रा 3 is 400
कह रहे हैं कि साहब हम 350 500 to ले जाएंगे, 400 कैसे आप करेंगे? देखिए, दर्शकों को मैं क्या बोलूँगा ट्रिपल पल्स मोटर भी होता है क्या? हाँ, इसमें जो अस्त्रा 3 में जो बूस्ट वाला मोटर है, उसका जेटसन का प्रावधान है, ताकि वो अच्छा, डेड वेट लेकर के पूरी दूरी ना तय करे। तो बूस्ट वाला मोटर सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन बूस्ट फेज़ में है। वो बूस्ट फेज़ के बाद आई थिंक 7-8 सेकंड या 10 सेकंड के बाद वो मोटर डिस्कार्ड कर देता है। नाउ द मोमेंट यू डिस्कार्ड दैट मोटर, sudden there is a jump because of Newton's law. To go forward, you have to leave something behind. हुँ, And that jump is a hell of a lot. आप देखिए, this puts Astra in the BAP category of Meteor. मीटियोर इज़ 180 250 in test conditions. वो लोग तो टेस्ट कंडीशन का रेंज बेचते हैं, बेस्ट but it कंडीशन puts एंड प्लस वो क्या है कि नो एस्केप ज़ोन, वेरी हाई नो no, एस्केप ज़ोन। and both are traveling at one supersonic with each other. उस कंडीशन में वो उन्होंने 250 दिया है। 180 मान के चलिए, 180 कहाँ, 350 कहाँ, फॉग कहाँ, नो फॉग कहाँ। तो जो लोग मीटियोर इंटीग्रेशन की सवाल उठाते हैं, आई मीन पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, मीटियोर का बाप है भाई तुम्हारे पास, जिसका नाम है एस्ट्रा 3। इनफैक्ट एस्ट्रा 3 को इन्होंने दूसरा नाम ही देना चाहिए था, मीटियोर का सुन रहे हैं बाप। कि शायद कोई दूसरा नाम देने की बात चल रही है। मीटियोर का बाप। मैं जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से इनको एक सलाह देना चाहूंगा, एमकेबी। और ये PL-15 का क्या है? वो एमकेबी। PL-15 बातें तो बहुत करता है और यहाँ आके सारा का सारा जो है वो नीचे गिर गया। नहीं सर, PL-15 में मैं अपना आई हैव माय कमेंट्स रिजर्व्ड। PL-15 इतना बेकार मिसाइल भी नहीं है। हुँ, सो हमें ये कहना कि PL-15 खराब है, आई डोंट थिंक वी आर राइट। एंड फॉर अ फर्स्ट टाइम चाइनीज मिसाइल who had very little exposure to technology before this, very little information from West, ठीक ठाक बनाया उन्होंने। PL-15 गिरा जरूर हमें इंटैक्ट PL-15 मिला जरूर, हमने उसको फोरेंसिक्स भी किया है। तो कभी आई मीन गिव डेविल इट्स ड्यू, ये कहूंगा मैं हमेशा। इनफैक्ट परसों नरसों मेरी किसी सीनियर से बात हो रही थी, किसी सीनियर ऑफिसर से, मैं ये कह रहा था कि देखिए, रेटोरिक अलग, लेकिन सच्चाई हमें एज प्रोफेशनल्स सच्चाई का थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, इल्म रखना चाहिए, तभी हम उसका काउंटर मेजर निकाल पाएंगे, कारगर काउंटर मेजर निकाल पाएंगे। PL-15 को जैम करना या उसकी दिशा बदलना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं। इट हैज डिसेंट काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, डिसेंट। नहीं तो हमने तो किया है ना, तभी तो नीचे गिरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हमारे हर हवाई जहाज में ECCM रहित अभी तक नहीं है। हर एक में आना चाहिए, उसी कैपेबिलिटी का आना चाहिए। एज ऑफ नाउ उस क्षेत्र में हमारा क्या बोलते हैं, कमी है। या पुश कम है, या टेक्नोलॉजिकली हल्का सा पीछे हैं, या फिर उसमें पर्याप्त पैसा हमने लगाया नहीं। जिस तेजी से हम बाकी चीजों के ऑफेंसिव की लगा रहे हैं। बट ये जो संजय जी, ये जो प्रॉब्लम तो आपको एक हिस्टोरिक है। एक्स्ट्रा पॉड ही तो लगाना है और क्या करना है। नहीं सर, उसकी टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है डेटा, जिसकी वजह से हमें ESM की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट में सर। ओके, And data of this missile can come to you when the missile is in flight.
तभी हम इसके जो फाइनर डिटेल्स निकाल पाते हैं, जो थैंकफुली तो अभी जो हमको मिले हैं उससे भगवान की हमने क्या कृपा से निकाला अभी हमारे तक? पास है। हैं? है हमारे हमारे पास पास है। है। थैंक्स टू अच्छा, ऑप्शन अब आज वैसे तो मेरा जो था वो मेन्यू बहुत बड़ा था, बट वी ऑलरेडी एट 45 मिनट्स, तो आई विल राउंड ऑफ टुडे विद कुशा, और बाकी का जो है वो पूरा ड्रोन यूनिवर्स और बाकी कई और अच्छी चीजें हैं, वो दैट आई कीप फॉर अनदर डे। स्पेशली ये जो इजरायली वाली जो है वो एयर लोरा और स्पाइस और क्या है वो, व्हाट इज दैट, आइस ब्रेकर, हाँ, ये सारी चीजें विल डू अनदर राउंड, विल हैव टू डू। yeah. तो हमें आप जरा वो एयर डिफेंस जो कुशा प्रोजेक्ट कुशा है उसके बारे में थोड़ा, और हाउ डज इट जेल विद द S-400 यूनिवर्स। देखिए जो सुदर्शन चक्र का जो लेयर्ड एयर डिफेंस है उसमें ये कहाँ फिट हो रहा है? मैं शायद पहली बार हमारे दर्शक ये सुनेंगे और खुश भी होंगे। प्रोजेक्ट कुशा जो है पहली बात आज का प्रोजेक्ट नहीं है। हमें ज़रूर आज पता लगा। प्रोजेक्ट कुशा पे नाम भी बाद में दिया गया। जैसे अभी हम असरा-3 का कोई और नाम देंगे या तेजस का हमने एलसीए करते रहे, फिर तेजस नाम बाद में आया। उस तरह से प्रोजेक्ट कुशा का नाम ज़रूर आज आया है। लेकिन ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो जब SA-2RM बाद में डीआरडीओ के चीफ बने डॉक्टर रेड्डी, उनके समय से ही हमने इस पे काफ़ी ज़ोर लगा के काम शुरू किया। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, जिस कंट्री ने भी आपके प्रोग्राम में भी कहा हूँ, कई प्रोग्राम में कहा हूँ, जिस कंट्री ने भी एयर डिफेंस पे अगर तवज्जो कम लगाया है, वो कंट्री अपना वसीयतनामे में साइन करके दूसरे को दे ही दे। क्योंकि जहाँ एयर डिफेंस की कमी है आपकी, वहाँ आप कोई भी वॉर नहीं जीत पाएँगे। आपका एयर डिफेंस अगर एटलीस्ट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी से 2 से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। एनिमी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, नॉट योर्स। इसमें अभी आपके पास एयर डिफेंस में क्या-क्या चीज़ें हैं? एयर डिफेंस में मेनली 3 चीज़ें हैं। डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिस्ट्रॉय। ये तीनों को मैं ये कहूँगा दर्शकों से जरा चिंतन-मनन करें, आँख बंद करके सोचें। ये तीनों इतना आसान नहीं है पहली बात, और ये तीनों अलग-अलग कैपेबिलिटी है। दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कब बनता है? जब ये किसी जैसे आकाश तीर है या ISCCS है, इस बैकबोन पे बैठ के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो ऊडा लूप जिसको हम कहते हैं, और ऑब्जर्व, ओरिएंटेट, डिसाइड एंड एक्ट। जब ऊडा लूप के किसी चीज पे जब ये तीनों बैठते हैं, तब आकर के ये 2 और 2 5 बनते हैं। डिटेक्ट में हमें चाहिए रेडार, लॉन्ग रेंज रेडार, सोनिक, इलेक्ट्रॉनिक, एंड अभी और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। कुछ अलग-अलग चीजें भी हम ला रहे हैं अभी डिटेक्शन के लिए, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अदर देन सोनिक मीन्स। इस पे भी काम चल रहा है बहुत जोर-शोर से। जब भी ओपन सोर्स में आ जाएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिटेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई में अपना हवाई जहाज जो है, वो IFF इस्तेमाल करता है, आइडेंटिफाई फ्रेंड ऑफ फोe। लेकिन वॉर के टाइम में हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि एनिमी उसको लेकर के एनिमी हमारा पोजीशन ले सकता है। तो हम प्रोसीजरली आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ जैसे Su-30 है, Su-30 या रफाल है, ये आपस में बात करते हैं, तो दे कैन आइडेंटिफाई। जैसे एक रफाल दूसरे रफाल को मार नहीं गिरा सकता है। मिसाइल लॉक ऑन करके भी आप मिसाइल बटन भी दबाओगे, मिसाइल नहीं जाएगा। यू कांट डू अ फ्रैट्रिसाइड on a Rafale cannot do a fratricide on another Rafale. Su-30 cannot kill another Su-30.
बाय मिस्टेक ऑल्सो। सो आइडेंटिफाई हो गया। डिस्ट्रक्शन में हमारी 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं डिस्ट्रक्शन में। पहला है एयर टू एयर, जिसके बारे में हमने भी जिक्र किया, एयर टू एयर अस्त्र। फाइटर जहाज। सो दैट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। आगे जा करके एनिमी टेरिटरी में ही उसको साला बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं, उसको मार गिरा दो। अगला, जब अगर उसके बावजूद वो जरूरत दिखाए या कहीं कोपचे में 10 लोग में से 2 लोग निकल आए, सरफेस टू एयर मिसाइल से मारते हैं। देन क्लोज इन वेपन सिस्टम, अटैक गन, इन सब चीजों से मारते हैं। ये एयर डिफेंस की प्रणाली अगर आपको समझ में आ जाए, मैं दर्शकों से यही कहूंगा जो इस एस्पेक्ट ऑफ टुडेस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बैठ करके सोचिए। मैं क्यों बोल रहा हूं सोचिए, क्योंकि हो सकता है आप अगर इनोवेटर हों या आप स्टूडेंट हों इंजीनियरिंग के, आपके मन में हो सकता है कोई अच्छा ब्राइट आइडिया है और उसको हम आगे ले जा पाए इन तीनों अलग अलग क्षेत्र में। डिस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 3 चीजें। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल वाली जो श्रेणी, विच इज योर डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ एयर डिफेंस है, उसमें सबसे कारगर, सबसे दूर आज के तारीख में टुडे वी हैव इज S-400, जिसको एनिमी के क्षेत्र में ही हम मार गिराने की क्षमता रखते हैं। चीफ ने इसके बारे में जिक्र भी किया था, एयर चीफ ने। ये तो बोला था उन्होंने कि दिस इज हाँ, द उसी के टर्निंग एरिया पॉइंट, में बहुत बड़ा हवाई जहाज हमने गिराया, गेम चेंजर। जिसकी वजह से ट्रम्प साहब बौखला गए। सडनली जाके उन्होंने आसिम मुनीर की गोदी में बैठ गए या आसिम मुनीर को अपने गोदी में बिठा लिया, जैसे भी हाँ, उनका एक नंबर भी दूसरे बढ़ता जा की। रहा है। 5 से शुरू हुआ था, नहीं 4 से शुरू हुआ था, अब 8 तक पहुंच गया है। 8 हाँ, जेट्स। वो हर रोज एक पैक लगाते हैं और एक जेट बढ़ा देते हाँ, पाकिस्तान का ही नंबर बताते हैं ऑब्वियसली। हैं। बट एनीवे, टॉम टॉम कूपर ट्रम्प तो 19, टॉम कूपर तो 19 बोल रहा 19 ले गया वो। है। वो तो टीआरपी के लिए एनीवे। सो दूसरा जो दूर मार करते हैं, उसमें उस श्रेणी में सर आज हमारे पास अपना M1, M2, M3 वर्जन जो है, ये कुशा जी आ गए। कुशा जी की बात सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कुशा M3 का रेंज जो है S-400 के श्रेणी में है। 400 बता रहे हो? हाँ, 350 से 400 S-400 की श्रेणी में है। और चूंकि हमारा टेक्नोलॉजी अपना है एडवांस तो हम है। जिस दिन चाहे उसको बढ़ा के 500 भी कर सकते एक दूसरी बात, वी आर नॉट वेटिंग। सी S-400 यूक्रेन रशिया वॉर के चक्कर में हमारे पास जितने चीजों के लिए, जितने बैटरी के लिए हमने साइन किया था, उतना आया नहीं। रशिया दे भी नहीं पाया, क्योंकि देता कैसे वो, क्योंकि वो अपने आप को पहले डिफेंड करेगा। तो ये टेकन दैट एलडी क्लॉज, जिसको हम कहते हैं ना एलडी क्लॉज, एलडी क्लॉज लेकर के उसने दिया नहीं, हमें दे नहीं पाया। दिया नहीं बोलूंगा, नहीं दे नहीं पाया, क्योंकि अपने लिए वो जो भी प्रोड्यूस किया अपने लिए इस्तेमाल करता रहा, जिसकी वजह से कुशा को फिलिप मिली। वही जो गोलगप्पे वाली बात जो हमने शुरू शुरू में इस प्रोग्राम में जिक्र किया था, जिसके वो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। कुशा को अगर हमें पुश मिला, वो S-400 न आने की वजह से मिला। पर्याप्त मात्रा में आए, लेकिन पर्याप्त नहीं आए। जितने S-400 के लिए हमने साइन किया था वो आया नहीं, जिसके वजह से आज कुशा हमें खुशी दिला रहा है। ये आकाश के साथ काम करेगा, बाकी जो हर रेंज के रडार के साथ, सॉरी मिसाइल्स के साथ एक लेयर्ड डिफेंस देगा हमको। कुशा M1 का रेंज जो है आकाश का मैक्स रेंज से थोड़ा ज्यादा है। दैट मींस इट इज, वो जो बीच वाला जो रेंज था ना, S-400 के मिनिमम रेंज से लेके आकाश के मैक्स रेंज के बीच वाला जो रेंज था, वहां ये M1 M2 फिट हो रहा है। तो आपके पास वो कंप्लीट हो गया ना, आपके पास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस हो गया, जिसको शोरैड बोलते हैं। ML भी हो गया, अब ट्रू फिर आप, ट्रू मीडियम रेंज भी हो गया, MR सैम। फिर वो क्या QR सैम हो गया, फिर MR सैम हो गया। QR में और सर काम कम करना है। QR हमारा अभी, देखिए, हो सकता है हम एक दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस करें इसको। QR हमें चाहिए, अगर MR 10 है, LR हमारे पास 4 हैं, LR हमारे पास
से 100 हैं, क्यूआर हमारे पास उस क्षेत्र के लिए, इन दैट एरिया, उस क्षेत्र के लिए क्यूआर हमारे पास मिनिमम 1000 होना चाहिए, क्योंकि क्यूआर की रेंज इतनी कम होती है, आप उसको ओवरलैपिंग लगाना होगा, क्योंकि एक आध मिसाइल तो कम से कम, सपोज आप क्लास 1 बीए डिफेंड कर रहे हैं दिल्ली, तो आपको हर चीज से आपको बचना होगा, है कि नहीं? तो क्यूआर में सर मात्रा कम है, प्रोडक्शन रेट भी कम है, क्यूआर में हम लोग आई थिंक वी आर स्लाइटली शॉर्ट। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कितना हद तक सच है मालूम नहीं। क्यूआर में टेक्नोलॉजिकली हमारा पुश थोड़ा कम दिख रहा है, अगर है भी तो ओपन सोर्स में नहीं है, और दूसरा पर्याप्त मात्रा कितना है उस पर भी हमें सोच विचार करना होगा। क्यूआर में सर जी। 2 चीजें हैं, एक तो मिसाइल है और एक है गन्स। और गन, ड्रोन के चक्कर में गन की महत्वपूर्णता जो है बढ़ गई है, क्योंकि ड्रोन आप अभी अगली बार हम DW के बारे में भी बात करेंगे। बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो आज तो यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया? नहीं, पीपल लव टेक्निकल, कहते हैं कि साहब टेक्निकल बात और लोग करते नहीं है, सो पीपल लव टेक्निकल, ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें आज रह गई हैं, उसको फिर हम अगले राउंड में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय भारत।